हमने इस मेले से क्या खोया और क्या पाया? देखिए, हमने केवल पाया ही पाया है, जो हम संस्कृति में प्राइड अपनी खो चुके थे, वो हमने पा लिया। इतने बड़े आयोजन की क्या जरूरत थी? ये घमंड मत करो कि मेला आप करा रहे हैं। पहले बात तो मेला किसी ने आयोजित नहीं करा। हाँ, मेले का बहुत अच्छा प्रचार हुआ तो लोग आए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? भावना की बात है ना, वो वहाँ पे दिखती थी। देखिए, 66 करोड़ लोग आके चले गए, वो भावना की वजह से। वो स्विमिंग पूल में नहाने नहीं आए थे। एक तो योगी जी और मोदी जी का पोस्टर जो थे, हाँ जी, किसी भी सेक्टर में चले जाओ और उनके पोस्टर ना लगे हो, बिल्कुल लगे, खूब तो सारे ऐसा नहीं लगे। लगा कि मतलब सबको बुला के सब आए, आओ यहाँ पे हमने एक बड़ा मेला लगाया हाँ। और अपना प्रमोशन कर लिया? देखिए, ये दोनों लोग, आपको पता है कि मतलब इनको ब्रांडिंग की जरूरत आपको लगता है क्या? खासकर जब वो घटना, दो घटना बड़ी 29 हुई, एक तो तारीख को आग हुई। वाली और एक जिसमें लोग भगदड़ जी। में बहुत सारे मरे, तो लोगों ने बहुत आरोप लगे कि इसको छुपाया जा रहा है। एक 15-20 लड़कों का ग्रुप आता है, वो एक तरह के खास झंडे लेके आता है, चिल्लाता हुआ आता है, बैरिकेड तोड़ देता है। अब या तो वो सैबोटाज के मूड से आए, कुछ हानि करने के रूप से आए, या वो अनायास ही आए, उनका थोड़ा सा ज्यादा जोश था, ज्यादा युवा, वो इन पे चलते हुए चले गए। पानी जो गंदा हो रहा था उसके लिए बड़ा एक रिपोर्ट आई कि भाई पानी बहुत गंदा हो गया। मेरे हिसाब से तो वो रिपोर्ट कृत्रिम थी, झूठी थी, फर्जी थी। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी नागा को, लेकिन उनको लेके बड़ी एक्साइटमेंट मेरे अंदर जी हाँ, बिल्कुल। हम नागा साधुओं से मिले, जो मैंने कहा, तो नागा साधु जो डिस्प्ले में बैठे हाँ। रहते थे उनसे भी मिले, और नागा साधु के साथ बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। महाकुंभ खत्म हो चुका है। महाकुंभ का लेखा जोखा, क्या पाया हमने, क्या खोया, क्या अचीव किया हमने इतने बड़े आयोजन का। आज हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता, चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, बहुत कुछ हैं। उनसे जानते हैं, उन्होंने 31 दिन वहाँ पे बिताया भी है, तो उनसे जानते हैं कि उनका पर्सनल अनुभव महाकुंभ के बारे में क्या था और भी बहुत सी चीज़ें। स्वागत है शांतनु जी। नमस्ते, नमस्ते प्रकाश भाई। कैसा रहा आपका महाकुंभ की यात्रा? डायरेक्ट सवाल कैसी रही? गया तो 2 हफ्तों के लिए था, जी। और एक टूरिस्ट की तरह गया था। 31 दिन में लौटा और श्रद्धालु बन के लौटा। तो वन लाइन में है, वेंट एज अ टूरिस्ट, केम एज अ डिवोटी, वेंट फॉर 2 वीक्स, केम बैक आफ्टर 31 डेज। 26 को कुंभ खत्म हुआ, 27 को मैं घर पहुंचा। अपने परिवार से दूर रहा। परिवार आए, मेरी धर्मपत्नी आई, मेरा बेटा आया, माँ आई मेरी, लेकिन वो बीच बीच में 2-2, 3 दिन के लिए आए। राइट। लेकिन मैं वहाँ 31 दिन में रहा। लेकिन मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। बल्कि पहले 7 दिन मुझे एक तरह से विड्रॉल सिम्टम टाइप होता है ना, कि यार कुंभ कहाँ है, वो आवाज़ें कहाँ हैं, वो खोया पाया कि साउंड कहाँ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की साउंड कहाँ है, वो लाउड स्पीकर की साउंड कहाँ है, वो तिलक है, मैं कब डुबकी मारूंगा उतनी ठंड में जाके। तो मुझे 5-7 दिन में वो महाकुंभ के जो कैलाश खेर का जो गाना है वो सुनता रहता था। तो मुझे वापस अपनी दुनिया में आने में, एक सांसारिक दुनिया में आने में समय लगा, लेकिन वो मनमोहक था, बहुत सुंदर था, और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अच्छा, टीवी पे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी चर्चा में रहा इस बार का महाकुंभ। सबसे बड़ी बात कि 144 साल बाद के महाकुंभ, इस पे भी काफ़ी सवाल हुए हैं। तो पहला सवाल यही है कि सच है 144 साल वाली कहानी? बिल्कुल सच है, और इसको आप कैसे झुटला सकते हैं? वो तो मतलब बिल्कुल डेट बाउंड है। 144 साल बाद कुंभ आया, और हमारी पिछली 3-4 पीढ़ी ने नहीं देखा इसको, हमारी अगली 3-4 पीढ़ी इसको नहीं देख पाएंगी। और जो उसकी भव्यता थी, देखिए, कुंभ का जो पूरा क्षेत्र था प्रकाश भाई, वो 4000 हेक्टेयर में था। उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं। फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस कुंभ मेला क्षेत्र मतलब 76 डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो 76वां जिला था उन 45 दिनों के लिए। हर रीजन से, मतलब उसका अपना डीएम था, उसका अपना एसपी था, उसकी अपनी व्यवस्थाएं थी। वो अपने जो मुख्य जिला था उस पर आधारित नहीं था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो प्रयाग का अलग डीएम था, प्रयाग मेला क्षेत्र का अलग डीएम था। तो इसको 25 सेक्टरों में बांटा गया। मेरा जो था वो 23 सेक्टर में परमार्थ निकेतन में रहा मैं। और ये जो 25 सेक्टर थे, ये अपने आप में हर सेक्टर इंडिपेंडेंट था अधिकतर चीज़ों के लिए। जैसे इसका अपना खोया पाया केंद्र था, इसका अपना फायर स्टेशन था, इसका अपना एक स्कूल था जिसमें जो सफाई कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे पढ़ सकें। इसके अपने विक्रय के केंद्र थे, इसकी अपनी दुकानें थी, सबके एक्सेस करने के घाट थे, सबके बोट क्लब थे। तो ये अपने आप में एक इसमें सब में अपने आश्रम थे, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, सब में जनाश्रय केंद्र है जिसमें करीब 1000 बेड लगे थे, जिसमें लोग फ्री में रह सकते हैं। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सिस्टम, और ऐसा एक सेक्टर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का था। तो 25 सेक्टर करीब 50 से 55 किलोमीटर के थे। तो 50 से 55 किलोमीटर में फैला ही पूरा मेला क्षेत्र था। जो लोग नहीं गए उनको लगता है एक बड़ा सा मैदान है, उसमें मेला सा लगाया। तो मेला शब्द हमें कोई इतना बड़ा देखा ही नहीं होता किसी ने, कि मेला मतलब वो शहर है पूरा, वो शहर है। और इसमें जो यूनिक बात है, खासकर प्रयाग मेले में प्रकाश भाई, जो लोग रियलाइज तभी कर पाएंगे जो वो जाएंगे, ये पूरा फ्लड प्लेन में बना होता है मेला। फ्लड प्लेन में मतलब उसमें वहाँ 5 महीने पहले नदी थी, पानी होता है, और 5 महीने पहले नदी आ जाएगी। उस जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ आप सो रहे हैं, वो नदी थी वहाँ पे, वहाँ मछलियाँ तैर रही थी। समझ गया। 5 महीने पहले तो फ्लड प्लेन खाली होता है, नदी का आपको तट देती है, उस तट पे आप करते हैं। अब आपको वो तट पे कैसे बना लेंगे? उसकी तो जमीन पोली होगी। तो उसकी वो इंजीनियरिंग मावल है
कि कैसे आपने, देखिए वहाँ स्थायी रूप से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए स्थायी रूप से रहते थे। कंपैरिजन के लिए प्रयाग की पॉपुलेशन 22 लाख है और मेला क्षेत्र में 50 लाख से 1 करोड़ लोग रोज रह रहे होते थे परमानेंट, मतलब सारे साधु, सारे कर्मचारी, गवर्नमेंट की व्यवस्था, एक आश्रम है तो उसके सारे बहुत सारे सहयोगी, समझ गए। जो बाकी तो ये 66 करोड़ लोग आके चले गए, लेकिन ये तो ट्रांजिएंट लोग थे, एक दिन आए 2 दिन आए, लेकिन जो स्टेशनरी लोग थे वो थे करीब 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोगों को क्या क्या चाहिए? वो आएंगे तो उनको शौच की व्यवस्था चाहिए, सीवेज की व्यवस्था चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उनको चलने के लिए रोड चाहिए। चलने के लिए रोड कहाँ बनेगी? मैं डामर की रोड तो नहीं बना दूंगा। बिल्कुल तो अगर आप गए हो तो वहाँ पे लोहे की प्लेट से, चका प्लेट से रोड बनी है, बिल्कुल। नहीं तो वो मिट्टी पोली है, वो दब जाएगी अंदर। तो वो चका प्लेट्स की रोड है, नीचे मट्टी समतल करी गई और एक एक चका प्लेट की रोड को चेकर्ड प्लेट्स कहते हैं, लेकिन वहाँ पे चकर प्लेट बोलते थे, मेरे मुंह पे भी आ गया। और उनको फिर 2 को हिंज कर लेते थे और वो जिससे मोटरेबल हो जाए, जिससे आप वॉकेबल हो जाए, जिससे आपकी गाड़ी, बाइक, ट्रैक्टर सब चल पाए। और फिर अगर आपको पुल पार करना है तो इतने सारे जो शहर के 3-4 पुल है उनसे तो इतना करोड़ लोग नहीं जा पाएंगे, उसके लिए पेंटून पुल बने जो आर्मी बनाया करती है वर्ल्ड वॉर के समय से। तो ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है, ये अद्भुत था कि इतने सारे लोग एक टेम्परेरी शहर में रह रहे हैं जहाँ पे नदी थी, उसी में चकर प्लेट्स लगी हैं, उसी में सीवेज है, उसी में इलेक्ट्रिसिटी है, उसी में आप लोग रह रहे हैं। वो अलग बात है कि मॉडर्न प्लैनेट्स भी आ गए, उसी में स्विगी का ऑर्डर भी हो रहा है, टेंट वाला स्विगी का ऑर्डर भी, ब्लिंकिट का ऑर्डर भी कर रहा है। अच्छा, उनका मार्क भी हो गया कि लोकेशन मार्क हो रहा था, लोकेशन मार्क होने लगी थी। जबकि जब मेला शुरू हुआ था उसके 4 महीने पहले उस लोकेशन में पानी दिखाता था। आपको लगा मैं पानी में चल रहा हूँ क्या? क्योंकि गूगल को नहीं पता, क्योंकि गूगल क्या करता है, जब बहुत सारे लोग मूव हो जाते हैं उनकी लोकेशन से उसको पता लगता है अच्छा ये मूवेबल रास्ता है। तो स्टार्टिंग के दिन मैप बड़े बेकार चलते थे शुरू में, गूगल से टाइप था सरकार का, लेकिन गूगल की एल्गोरिथम है, इट वर्क्स विद व्हेन लॉट ऑफ पीपल पास बाय। तो थोड़े दिनों बाद, वो 10 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही वो एल्गोरिथम ठीक हो गई और सारे रास्ते दिखाने लगे। तो ये था मेला, इसलिए वो बहुत अद्भुत था। ये तो मैंने आपको व्यवस्था के रूप में समझ गया बताया प्रकाश भाई मेला। ठीक है, अभी इसमें देखिए मेरा एक अगेन सवाल है कि इतने बड़े आयोजन की क्या जरूरत थी? इतने बड़े आपका एक्सपीरियंस, इस रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इतना पैसा लग रहा है इतने लोगों को, कहीं ये प्रमोशनल एक्टिविटी तो नहीं है गवर्नमेंट की? देखिए पहले ना मैं योगी आदित्यनाथ अपनी हर मीटिंग में, मुझे एक आध में जाने का मौका मिला, अधिकारियों ने बताया, हर मीटिंग में कहते थे ये घमंड मत करो कि मेला आप करा रहे हैं। तो मेला किसी ने कराया नहीं है, मेला तो होता है। मेला आज से नहीं होता, राजा हर्षवर्धन के समय से होता, आदि शंकराचार्य के समय से होता। बिल्कुल सही। तो मेले का तो ऋग्वेद में नदी में नहाने का, प्रयाग में नहाने का क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो वहां तक। तो मेला कोई नई चीज तो है नहीं। मेला जब अखिलेश यादव थे तब भी था, मेला जब योगी आदित्यनाथ तब भी था, उसमें अंतर क्या है उस पर बात कर सकते हैं। तो पहले वो कहते थे अपने अधिकारियों की इसका घमंड मत करो कि मेला आप करा रहे हैं, मेला तो संतों का है, मेला श्रद्धालुओं का है। और आप कांटे भी बिछा दोगे तो मेले में लोग आएंगे। हाँ, आप अच्छे अतिथि होने का पुण्य कमा सकते हो। तो पहले बात तो मेला किसी ने आयोजित नहीं करा। हाँ, मेले का बहुत अच्छा प्रचार हुआ तो लोग आए, किसी को कोई टिकट देके, कोई प्रलोभन देके तो बुलाया नहीं। कि मेला इतना भव्य होता गया, 144 साल वाली बात थी, इतने सारे फोटो आते थे, लोगों ने प्रमोट करा। आपको याद है कम से कम जब मेला 15 दिन हो गए थे, ऑलमोस्ट हर दूसरी रील मेले पे होती थी, हर दूसरा कंटेंट मेले पे होता था, क्योंकि इतने सारे लोग जा चुके थे। करीब 15-20 करोड़ लोग चले गए थे पहले 10 दिन में। तो हर व्यक्ति ने अपनी डुबकी डाली, अपने वीडियो डाले, अपनी सड़क की फोटो डाले, खाने के फोटो डाले, तो पूरा इंटरनेट उससे भर गया। तो लोगों को एक तरह से, जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं क्यों नहीं गया हूँ इतनी अच्छी चीज़ में, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरा ग्रुप क्यों नहीं जा रहा है। तो इसने मेले को बड़ा किया। और जहाँ तक आपकी इकोनॉमिक्स की बात है, आपने बिल्कुल ठीक है, बहुत पैसा खर्च हुआ। कितना पैसा खर्च हुआ? 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 7,500 स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब योगी सरकार ने खर्च किया, 7,500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार ने खर्च किया। लेकिन इसने, अब रिपोर्ट्स आ गई हैं सबकी, CII की, फिक्की की, सबकी रिपोर्ट आई, इसने 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट करी। आप तो मुंबई में रहते हैं, फाइनेंशियल नगरी है, आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा वेंचर कैपिटल फंड है जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके 45 दिन में 3-3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट कर दे। और ये इकोनॉमी ऑल परवेसिव है। इसमें चाय वाला भी पैसे कमा रहा है, इसमें कुल्हड़ वाला भी पैसे कमा रहा है, इसमें जो निषाद नाविक है वो भी पैसे कमा रहा है, इसमें जो पंडित जी टीका लगा रहे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं, इसमें जो केन बेच रहा है, जिसमें गंगा जल भर के जा रहे हैं वो भी पैसे भेज रहा है, इसमें जो साइबेरिया की बर्ड आई है उनको खिलाने का जो वो नमकीन सी बना रहा है वो भी पैसे कमा रहा है, और इसमें जो ITDC का 1 लाख रुपए का टेंट है रोज का वो भी पैसे कमा रहा है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि केवल बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं, और पूरे भारत पैसे कमा रहा है। कैसे? आप हैदराबाद से चले, आप मुंबई से चले, आप टैक्सी लेंगे, एयरपोर्ट जाने की, आप एयरपोर्ट पर खाना खाएंगे, आप फ्लाइट लेंगे, ये पैसा तो यूपी सरकार के पास नहीं गया। फिर आप यूपी में घुसेंगे तो आप लखनऊ से घुसेंगे, आप अयोध्या से घुसेंगे, आप काशी से घुसेंगे, फिर आप रोड लेंगे, फिर आप खाना खाएंगे। वो पूरी आपकी यूपी की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में 15,000 करोड़ रुपए, 3.5 लाख की इकोनॉमी जनरेट करता है। अब दूसरी बात सुनिए, बहुत मजेदार है। इस 15,000 करोड़ रुपए में 80% परमानेंट इंस्टॉलेशंस थी। अच्छा, इस बात का क्या मतलब हुआ?
मतलब एयरपोर्ट का तीसरा टर्मिनल बन गया। मतलब जो भी 4 बड़े हाईवे फिक्स है अपना। जो फिक्स है उसे तो मैं खर्चा भी नहीं कहूंगा भाई, वो तो होना ही है, वो तो इन्वेस्टमेंट है। आज करते या कल करते वो तो आज करते कल करते कुंभ के चक्कर में वो प्रायोरिटाइज पहले हो हो गया। गए। उसमें आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन गया, उसमें आपके इंस्टॉलेशंस हो गए सारे चौराहों के, उसमें आपके पक्के घाट बन गए, जिसने प्रयाग को भारत के टॉप शहरों में लाके खड़ा कर दिया। जो प्रयाग का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, राइट, जिससे प्रयाग का एयरपोर्ट का टर्मिनल बढ़ गया, जिससे हाईवेज बन गए। तो ये 15,000 करोड़ को आप केवल 20% लीजिए, मतलब 3,000 करोड़ जो खर्चा है, जो टॉयलेट बने, जो टेंट बने, जो चक प्लेट्स लगी, जो पंटून ब्रिज लगे, जो सफाई कर्मियों की सैलरी थी, जो मेरे ख्याल से उस इवेंट की जो खर्चा था, वो तो केवल 3,000 करोड़ हुआ। अब उस बात को फिर से कहता हूँ, इस 3,000 करोड़ ने 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की इकॉनमी है। तो ये तो मतलब ऐसा खर्चा तो रोज करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे मेले सब बड़े करने चाहिए। जितने भारत में बड़े धार्मिक आयोजन हैं, कल्चरल आयोजन हैं, चाहे वो पुष्कर का मेला हो, चाहे वो ओणम का फेस्टिवल हो, चाहे वो मैसूर का दशहरा हो, चाहे वो पुरी की जगन्नाथ की यात्रा, उसको और बड़ा करना चाहिए। और वो बड़ा वो सिग्नल आने लगा है। जब मैं मेले से 31 दिन बाहर निकला, मुझे सबसे पहला ऐड क्या दिखा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नासिक कुंभ का 2027 का, हमारा मतलब उनका एक कॉम्पिटिशन है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं सबसे टेक मेला होगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। हरिद्वार, अब धामी जी कह रहे हैं हरिद्वार का 28 का उससे बड़ा होगा, अच्छी बात है। देखिए प्रयाग से बड़ा कोई कर नहीं पाएगा, प्रयाग जैसी जमीन किसी के पास नहीं होती, लेकिन सुंदर तो हो सकता है, भव्य तो और हो सकता है, उसकी बातें तो और हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये तो मेला इकोनॉमी, एक धर्म की जो इकोनॉमी है, जो फेथ का जो टेक है, वो आगे आ गया है। तो इसने तो बहुत सारे इनोवेशन को जन्म दिया। अब लोगों ने पहले तो इस पे सवाल उठाया कि पैसे बहुत खर्च किए, और जब पार्टी की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से ये बात आई, जो आप नंबर आंकड़े दे रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो फिर जनता से कमा रहे हो आप, है ना, पैसे आप कमा भी रहे हो आप। ये तो ऐसा है, चित भी मेरी पट भी मेरी। हाँ बिल्कुल, अब देखिए लोग तो ऐसे बोलेंगे। अभी एक और चीज़ जानना है मुझे कि आप मेले में रहे 31 दिन, आपका पर्सनल, क्योंकि आप बोले कि आप 2 हफ्ते के लिए आप गए और 31 दिन रुके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? देखिए क्योंकि लोग वहाँ पे चमत्कार की उम्मीद में जाते हैं। देखिए मैं हर तरफ से कहूँगा, मेले में स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपको सेटल होने में लगते हैं, और शुरू का जो समय था जनवरी स्टार्टिंग फरवरी, बहुत ठंड थी वहाँ पे मेले में। और मेला जब आप नदी के पास होते हैं तो मान लिया टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो आपको ठंड लगती है 5 डिग्री वाली, क्योंकि वो नदी से जो ठंडी हवा आती है वो आपको और ठंड, और आप टेंट में रह रहे हैं तो थोड़ी सी हवा नीचे से आ रही है, थोड़ी सी हवा ऊपर से आ रही है, तो इट्स नॉट इवन जैसे आपका कोई बिल्कुल वाटर प्रूफ या आपका सील प्रूफ, एयर प्रूफ तो है नहीं। तो पहले उस ठंड से बैटल करने में, फिर उस ठंड में ठंडे पानी में नहाने में, तो 1-2 दिन बाद 3 बाद, मैं तो उत्तर में रहा हूँ, उत्तराखंड में रहा हूँ, लंबे समय नदियों में नहाया, तो मेरे को तो फिर भी, लेकिन सब लोगों को उसकी आदत पड़ी, कब खाना है। मैं खुद सुबह 5 बजे उठने वाला, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर भी मुझे एक समय लगा 4-5 दिन सेट होने में। उसके बाद मेले की एक सोशोलॉजी थी, वो जब समझ में आने लगी तो बड़ा आनंद आने लगा। जैसे मुझे कुछ दिनों बाद अंदर कमरे में बैठे बैठे, मतलब मेरे टेंट का, उस कमरा कहने लगे, टेंट में बैठे बैठे पता लग जाता मेले में भीड़ है नहीं है। अब आप ये कैसे, बिना देखे वो पता लगता था खोया पाया का जो केंद्र है उसकी आवाज़ से। अगर उसमें एक पैनिकी सी साउंड है, अगर वो रात के 1 बजे 2 बजे भी अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं, क्राउड है, तो मतलब क्राउड बहुत जोर का है। 4 आवाज़ें साथ में मिसमैच करती थी, और वो स्टार्टिंग में तो कैकोफोनी लगती थी, लेकिन वो आपको उसी में बाद में म्यूजिक लगने लगा जब आप उसके यूज्ड टू होगा। बल्कि बाद में जब मैंने घर आया तो मुझे लगा यार वो आवाज़ें कहाँ चली गई। तो पहली आवाज़ थी खोया पाया की, लॉस्ट एंड फाउंड। और बड़ी मजे की बात है, लॉस्ट एंड फाउंड का जो इंस्टीट्यूशन है वो मेले से शुरू हुआ, इस मेले से नहीं, कई मेलों पहले से। मतलब जो एयरपोर्ट पे लॉस्ट एंड फाउंड है, मॉल्स में लॉस्ट एंड फाउंड है, किसी ऑफिस में लॉस्ट एंड फाउंड है, मतलब कि लॉस्ट एंड फाउंड का एक सेंटर होगा। ये विदाई कुंभ मेले से शुरू हुई सालों पहले। तो लॉस्ट एंड फाउंड से आवाज आती थी कि बिट्टू के पापा तुम कहाँ चले गए हो, वहाँ कहाँ चला गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा पेनफुल भी साउंड करता था, इतने लोग खो जा रहे हैं क्या। तो एक दिन में जब थोड़ा खाली समय था, मैं लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में गया ऐसी वहाँ बात करने, तो उन्होंने कहा सर 99.999% कोई खोता ही नहीं आजकल के ज़माने में। मैंने कहा फिर इतनी आवाज़ें, यार वो कोई 10 मिनट में मिल जाता है, कोई तो 2 घंटे में मिलता है। आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल का नंबर याद है, कोई किसी की मदद कर देता है, कोई कॉल कर लेता है, कोई लोकेशन बता देता है। मेले में इतने सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट है, मिलता कोई नहीं है, बस हाँ एक आधे घंटे की थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाती है, ये होता है पहली बात। दूसरी बात, जब ये आवाज़ आती थी कि जैसे ओ बिट्टू के पापा कहाँ चले गए, कपड़े तो तुम्हारे पास हैं, हम कपड़े कैसे बदले, हमें वहाँ जाना है, एक ही आवाज़ आती थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज़ आती थी। मतलब अभी अगले 2 घंटे नाव नहीं चलेंगी क्योंकि हवा की गति बहुत तेज है, अगले 2 घंटे, अगले 4 घंटे 4 पहिया वाहन नहीं चलेंगे इस सेक्टर में, अगले 2 घंटे बाइक नहीं चलेंगी, इस तरह के अनाउंसमेंट्स, या कल ऐसा होने वाला है, कल वो होने वाला है, कल ये आने वाला है। एक ये तो ये आवाज़ें मिसमैच करती थी, बिट्टू के पापा बाइक नहीं चलेगी, ये पहले हो गया। तीसरी आवाज़ धार्मिक आवाज़ें, वो तो थी, कहीं भजन चल रहा है, वो भी क्योंकि लाउड स्पीकर पे चलती है ना। जैसे मैं परमार्थ के कैंप में चल रहा हूँ और मुरारी बापू की कथा चल रही है, तो मुरारी बापू कह रहे हैं और राम जी ने कहा बिट्टू के पापा, इधर से बिट्टू के पापा, उधर एक चौथी आवाज़ थी
जो स्टॉल्स थे वो अपना छोटा छोटा भोंपू लेके बैठे रहते हैं। अच्छा, वो समझ कह रहे हैं कि वो तेल ले लो, तेल घुटने का दर्द खराब हो रहा है, या फिर हमारे यहाँ वो ले लो, टीका लगा लो। तो वो छोटी छोटी अगवा, तो वो आप उसके पास खड़े हो तो वो जो चारों आवाजें थी, क्या सुनाई दे रही है, क्या सुनाई दे रही है। मैं सुंदर बात बताऊंगा, एक बार मैं परमार्थ की आरती में बैठा था और जो साध्वी भगवती जी हैं वो आरती लीड कर रही थी, स्वामी जी नहीं थे उस दिन शायद, तो उन्होंने इतनी सुंदर बात कही ना। उस समय आरती चल रही थी और आरती की आवाज़ उस बिट्टू के पापा की आवाज़ से मैच कर दी। थोड़ी सी दब जा रही थी, तो आरती सुन नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये जो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, ये जो खोया पाया है, ये इसे फिलोसफिकल लेवल में सोचिए कि हर आदमी खोता है और हर आदमी पाता है, हर आदमी खुद में खो जाता है फिर खुद को पाता है। और वो इतना सुंदर भाव था जो आपको कुंभ में लगता था ना। कुंभ में मुझे एक फिर आनंद आने लगा, मैं 10 बजे अकेला निकलता था पूरे दिन, तो ये इवेंट वो इवेंट, इससे मिलना, क्योंकि परमार थोड़ा सेलिब्रिटी भी कैंप था, उसमें अंबानी से लेकर अन्नामलाई से लेकर संबित पात्रा से लेकर सब लोग आते थे। सुंदर कैंप था क्योंकि स्वामी जी बहुत सुंदर सबका सत्कार करते थे, बहुत सी पूजा की व्यवस्था थी, स्नान कराते थे, सब लोग वहाँ आते थे। वहाँ आना भी अरेल घाट पे आसान था। तो शाम को 9-10 बजे जब सब शांत हो जाता था, सब अपने कमरों में चले जाते थे, तो मैं कमरे से धीरे से उठ के आता था और मैं मेले में, कम से कम मेले में अपने सेक्टर में 23-24 में चाय पीता था, कुछ लोगों की कोई मदद है तो मदद करता था, घूमता था। रात में भी लोग नहाते थे, 1 बजे 2 बजे उनसे बातें करता था, देखता था वो कह रहा है कहाँ के लोग आए। जैसे एक दिन बंगाली में चल रहा है अनाउंसमेंट 2-3 घंटे। अच्छा, तो अनाउंसमेंट भी अपने ही लोग ही करते हैं ना, जैसे आपके यहाँ कोई हाँ, जो खोया तो बोलेगा। आप ही जाओ के करोगे, अरे क्योंकि आप समझा पाओगे ना अपनी अपनी आपकी भाषा में। आवाज, और आपकी बात जो आपका आदमी सुन भी लेगा, उसकी आवाज अनाउंसर की नहीं सुन पाएगा। तो मैंने कहा बंगाली में क्यों हो रहा है, तो पता लगा गंगा सागर मेले से बहुत सारे लोग यहाँ पे चले आए। उसके बाद गंगा सागर मेला हुआ था उसी दौरान में, तो ये बड़ी अच्छी इकोनॉमिक्स है। पता लगा फिर मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग एक ही समय आए मेले में। आप जैसे जब नदी, मैं तो ऑलमोस्ट रोज ही डुबकी लेता था, जब डुबकी लो तो 10-12 लोगों से बात हो ही जाती है। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई आंध्र से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई असम से आया है, और कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है, कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन है स्त्री पुरुष बच्चा है, कोई किससे नहीं पूछ रहा। वही पानी मुझे भी टच हो रहा है, आपको भी टच हो रहा है। तो भारतीय समाज में जातिवाद की जो भावना है वो मेरे ख्याल से सतही अगर है भी तो, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं जो छुआछूत की प्रॉब्लम होती तो मैं उस पानी में नहाता क्या, पानी तो बिल्कुल टच कर रहा है मुझे सीधे सीधे। यानी भारतीय समाज में मुझे इस बात को देख के गर्व भी हुआ और एक तरह का संतोष भी हुआ कि भारतीय समाज में जो जातिवाद की भावना जो बची हुई है, आखिरी उसके जो लेग बचे हैं, वो बड़ी सतही है, थोड़ी दिखावे की है वो। नहीं तो क्योंकि वो उसी पानी में नहा रहा है, कौन खाना खिला रहा है, कौन किस आश्रम में, किसी को कुछ नहीं पता। पहली बात ये। दूसरी बात, हमको क्या कहा जाता है ना, हम JNU में, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे सुनते हैं ये बुत गिराए जाएंगे, मतलब हम बुत पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं। भाई 66 करोड़ लोग बिना मूर्ति पूजा के आके नहा के चले गए, वो किसी मंदिर में तो आए नहीं थे, वो तो नदी की पूजा में आए थे। मतलब प्रकृति के सबसे बड़े उपासक भारतीय हैं, सनातन धर्मी है। तो ये जो भावनाएं धीरे धीरे आपको खुद समझ में आई। जैसे मैं TVS के फाउंडर हैं गोपाल जी, उनके साथ गया मैं स्नान करने, अन्नामलाई साथ में थे। उन्होंने इतनी सुंदर बात कही, जैसे वो पानी में गए, कह रहा मुझे लगता है पानी नहीं है, सिविलाइजेशनल फ्लो है। कितनी सदियों ने इस पानी को देखा है, हम क्या नहीं देखा है पानी ने, इस पानी ने क्या नहीं देखा है। क्योंकि प्रयाग का पानी, मतलब प्रयाग का पानी वो है कि जब समुद्र मंथन होता है तो पहली बूंद यहाँ गिरती है, फिर हरिद्वार में गिरती है, फिर उज्जैन में गिरती है, फिर नासिक में गिरती है। उसमें इतने कुंभ हो गए, उसमें आदि शंकराचार्य से लेकर राजा हर्षवर्धन से लेकर सब आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, सब आ गए। तो उसने वो धारा प्रवाह देखा है, वो पानी है ये। तो देखिए देखने की बात है। जैसे वो भजन है ना कि मानो तो गंगा माँ है, मानो तो बहता पानी। तो ये जो भावना की बात है ना, वो वहां पे दिखती थी। देखिए 66 करोड़ लोग आके चले गए, वो भावना की वजह से। वो स्विमिंग पूल में नहाने नहीं आए थे, और वो सारे श्रद्धालु लोग थे, मुझे दिखते थे प्रकाश भाई वो। मतलब ये जो टूरिस्टी वाला पार्ट है, ये सारा मिला के 5-10 लाख से ज्यादा नहीं थे। अच्छा। जो व्यवस्था में आए थे, इनको फ्लाइट चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, टेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, व्यवस्था चाहिए, गाइड चाहिए, बाइक चाहिए। बाकी लोग तो, मैं अपनी माँ को छोड़ने गया था एक बार रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से वो हरिद्वार जा रही थी। जैसे स्टेशन से निकले, भाई सब संगम का है, संगम वहाँ है, टक 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 चल रही है। उनसे पूछो बड़ा चलना पड़ेगा, तो और चलने गए तो कुंभ है, नहीं चलना तो घर पर बैठो। मतलब उनकी तरफ से ही आता था ये जो है चलना बहुत पड़ता है, ये बहुत, ये सारी हमारी शहरी सेंसिबिलिटी जब वहाँ जाके मिसमैच हुई। तो हमें तो शहरों में आदत है कि हम तो अपने विलेज रिजॉर्ट में भी बिल्कुल अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। हम तो वो जंगल सफारी में शेर के मुंह तक पहुंच जाते हैं। हमें वो आदत पड़ गई कि हमें चलने की तो आदत है ही नहीं। बिल्कुल, हम तो बस
बल्कि मतलब शहरी जीवन में तो चलना ही नहीं होता। घर से निकलते हैं, लिफ्ट आती है, लिफ्ट के नीचे ड्राइवर कार लेकर खड़ा होता है, कार लेके आप मॉल में पहुंचते हैं, मॉल में फिर एक लिफ्ट लेके होती है, फिर आप ऊपर चले जाते हैं। तो ये शहरी लोगों को जब 1-2 किलोमीटर भी चलना पड़ा, अरे भैया ये क्या हो गया, तो चलने का कुंभ है, व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु था, जो 95% श्रद्धालु था, राइट, वो कह रहा चलने का कुंभ है, वैष्णो देवी में भी चलते हैं, हम तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, यहाँ भी तब भी 4-5 चलते हैं। किलोमीटर चलेंगे। हाँ, हम तो चलते हैं, चले बिना हमारा तो घर में, हमें गाँव ही जाना पड़ता है चलते, तो उसको आनंद था चलते हुए। वो तो गठरियाँ लेके आया हुआ था। एक तो इतना मार्मिक दृश्य था, मतलब इतने, अपनी कोई माँ को लेके चल रहा है, मतलब आपको लगेगा आपने अपनी माँ के लिए कुछ करा है क्या जीवन में, आपको गिल्ट की फीलिंग आएगी। कोई छोटी बहन है 10-15 साल की, वो अपने छोटे भैया को लेके चल रही है। कुछ लोग गठरियाँ लेके चल रहे हैं। मैंने पूछा, एक तराई का नेपाल के एरिया के लोग आए थे, मैंने पूछा ये बाबा क्या है, तो मैंने कहा बड़े दिन रुकने वाले हैं क्या, बड़ा खाना वाना लेके आए, सामान लेके आए। कह रहे नहीं, हम चावल लेके आए अपने खेत के उगाए हुए, और ये संतों में बांटेंगे। मतलब उनकी खुद की हालत ऐसी थी, वो क्या तो बांटेंगे किसी को, लेकिन उनका जो भाव था, और वहाँ से लगा कि भारत भाव पे चलता है, भारत श्रद्धा पे चलता है, भारत की जो मान्यता है वो भारत को मजबूत बनाती है। और आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, आप बीच में लगता है कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ जाके कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं हिला नहीं सकता इस देश का कोई। भाई 66 करोड़ लोग ट्रेनों से चल के, बसों से चल के यहाँ पे नहा के चले गए। मूर्ति पूजा भी नहीं थी वहाँ पे, वो तो योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था कर दी, इतनी चीज और सुंदर हो गया। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छे अतिथि भी बन गए वहाँ पे। और जो व्यवस्था का हाल इतना प्यारा था कि आपको स्नान का आनंद मिल रहा है। साइबेरिया का पक्षी भी आ गया उस समय, वो भी और सुंदर बना रहा है। बोटें बड़ी सुंदर थी, बैरिकेड्स लगे हुए थे, साउंड एंड लाइट शो चल रहे थे, कभी ऊपर आसमान में लेज़र का शो चल रहा था, नदी के पास फाउंटेन का शो चल रहा था। सेक्टर 7 में चले जाएँ तो कलाग्राम में कैलाश खेर गाना गा रहे हैं, कभी कभी जुबिन नौटियाल भजन गा रहे हैं। फिर आप अगर सेक्टर 4 में चले तो डिजिटल कुंभ था, आप AR VR पहन के VR के चश्मे से कुंभ की पूरी कहानी सुन सकते हैं। तो ये कुंभ था ना कि इसमें मॉडर्निटी भी थी और उसमें स्पिरिचुअलिटी भी थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, इसको अद्भुत बनाया था। मतलब मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ था, दोबारा ना कभी होगा, कभी आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ा, मतलब मैंने भी ऐसे सुना भी टीवी पर, और मैं भी गया था तो वहाँ देखा भी, एक VIP कल्चर पे बड़ी बात हुई वहाँ पे, VIP कल्चर, और काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा भी, मतलब मेरा पर्सनल भी अनुभव रहा कि जब कोई VIP मूवमेंट होती थी तो आपके वाले एरिया, जिसमें खासकर 23-24 वाले एरिया को काफ़ी, मतलब लोग बहुत परेशान हो जाते थे। तो आपको लगता है कि VIP कल्चर मतलब कुछ ज़्यादा मेरे इसमें एक मत है जनरली, VIP कल्चर पे यहाँ पे भी है, जनरली भी मेरा एक मत है, मैं उसको प्रकट करूँगा। देखिए, मेले में 25 सेक्टर थे प्रकाश भाई। जो सो कॉल्ड VIP घाट था, उसमें नॉर्मल लोग भी नहाते थे, जिसमें VIP जेटी लगी हुई थी, वो DPS 24 सेक्टर में था, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते थे, और वहाँ से बिल्कुल इस जानबूझ के उसके पास बनाई थी, जिससे फिजिकल मूवमेंट, ऑन रोड मूवमेंट कम से कम। तो वहाँ से मेरे ख्याल से जाने का वो आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर होगा, उसमें जाते थे। मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने खुद कई, जैसे मैंने बताया नमलाई, तो आपके यहाँ भी काफ़ी मेरे साथ अगर मैं उनको सड़क पे ऐसे चलाता हुआ ले जाऊं तो खुद के लिए भी नुकसान है और औरों के लिए भी नुकसान है। जनता उनके साथ फोटो खींचना चाहेगी, जनता भीड़ लगा देगी, जनता उनको भी पुश करेगी, उसमें खुद भी पुश करेगी। तो आप किसी VIP को ले भी नहीं जा सकते ऐसे, या तो आप VIP को मना कर दो कि कोई चर्चित व्यक्ति नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते आप चर्चित व्यक्ति के साथ यह अन्याय तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चर्चित व्यक्ति आएगा ही नहीं जिसकी सड़क पे पहचान है। तो किसी भी चर्चित व्यक्ति को, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को आपको कॉर्डन ऑफ करके लाना ही पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री का उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री प्रयाग में आने से लेकर आने तक 1.5 घंटे में निकल के चले गए। यार उतना भारत के लोगों में इतना सम्मान है कि प्रधानमंत्री के लिए वो 1.5 घंटे रुक सके, और कुछ नहीं, आप नहा सकते हैं अपने अपने घाटों में। कभी बोट बंद हो गई, कभी थोड़ी सी सड़क बंद हो गई, मैं वगैरह फ्री अर्बन सेंसिबिलिटीज है। जो पैदल का आदमी वो तो चल ही रहा है, चलने में तो कोई रोक नहीं। हाँ, बाकी सेक्टर में जो है उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बाकी सेक्टर जो पूरे 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 18 सेक्टर, 20 सेक्टर से तो कोई दिक्कत नहीं, और मेला अधिकतर वही है। तो जो 23-24 के आसपास था उससे थोड़ी दिक्कत हुई बीच बीच में। मान लिया 20 बड़े अगर VIP आए तो उसमें, और ऐसे सेलिब्रिटीज आए जो ये एक्टर वेक्टर, इनका कुछ नहीं हुआ, ये अपना आए थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी में चले गए। कुछ जो बड़े लेवल के पॉलिटिकल सेलिब्रिटी थे उनमें कॉर्डन ऑफ हुआ। देखिए, एक चीज़ मैंने भी देखा वहाँ पे जब गया, तो शायद आपने भी देखा ही होगा। एक तो योगी जी और मोदी जी का पोस्टर जो थे, हर ऐसा कोई किसी भी सेक्टर में चले जाओ और उनके पोस्टर ना लगे, बिल्कुल लगे, तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब सबको बुला के सब आए, आओ यहाँ पे हमने एक बड़ा मेला लगाया और अपना प्रमोशन कर लिया। देखिए प्रकाश भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और हर दीवार पे, मतलब फ्लेक्स पे, मतलब दीवार तो थी नहीं, वो तो फ्लेक्स थे वहाँ पे, उसमें लगे थे, बिल्कुल लगे थे। लेकिन मैं इस तरह से देखता हूँ उसको, मैंने वहाँ हज़ारों लोगों के साथ उन पोस्टरों को सेल्फी लेते देखा लोगों को। तो लोगों का, देखिए कुंभ एक बड़ी व्यवस्था है, इतने सारे लोग अपना घर बार छोड़ के आते हैं, और कहानियां क्या सुनी है उन्होंने कुंभ की, बॉलीवुड ने क्या कहानियां सुनाई है, कुंभ के मेले में खो गया था वाले लोग। पहले तो ऐसा कहता था कि कुंभ के मेले में जो जाता था सालों पहले, उसको माला वाला पहना के भेजा था कि वापस आएगा नहीं आएगा। तो वो कुंभ का मेला जब 66 करोड़ लोग सुरक्षा से आके चले जाते हैं,
तो वो जो दोनों लोग खड़े हैं ना, वो विश्वास की गारंटी है। ये मोदी का मेला है, योगी का मेला। तो मेरे ख्याल से उनका कि आप रात में अकेले चल रहे हैं, है ना, जब आप चल रहे हैं स्टेशन की तरफ चल रहे हैं, आप इसकी तरफ चल रहे हैं, आप घाट की तरफ चल रहे हैं, तो वो दोनों का चेहरा तो एक विश्वास का प्रतीक था। देखिए ये दोनों लोग, आपको पता है कि मतलब इनको ब्रांडिंग की जरूरत आपको लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको लेकिन दोनों को फिर ब्रांड की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जरूरत है ना। लेकिन ये लोग ऐसा कोई बच्चा है कि योगी कौन है, मोदी कौन है, सबको पता है। तो मुझे लगता है वो वहाँ पे विश्वास की तरह खड़े थे, वो अभिभावक के गार्जियन की तरह खड़े थे दोनों के क्षेत्र। मैंने जो लोगों को देखा, लोगों का परसेप्शन था भाई सेल्फी का क्यों खिंचवाएंगे, मैंने हजारों लोगों को उस फोटो के साथ सेल्फी लेते देखा। तो विश्वास का प्रतीक था। इन दोनों लोग कोई किसी तरह की ब्रांडिंग के मोहताज नहीं है दोनों लोग। राइट, ठीक है। एक और सवाल इससे भी जुड़ा कि लोग जैसे वहाँ पे गए और आपने बोला कि मैं 2 हफ्ते के लिए गया और 31 दिन रहा, जी वहाँ जाने का जो शुरुआत से जब से मेला ये चल रहा है, जी। लोगों का ये प्रयोजन होता है कि मैं वहाँ जाके कल्पवास करूँ, जी भगवान का ध्यान करूँ, अपनी मेडिटेशन में रहूँ। जी। क्या लगा लोग वो कर पाए? क्योंकि 66 करोड़ लोग और इतना ताम झाम शोर शराबा, आपने ही बताया कि इतनी speaker ध्वनियाँ चल- थी, बहुत तरह right, की साउंड्स थे। कैसे लोग ध्यान लगा पा रहे थे और कैसे लोग कल्पवास वाला जो शब्द है जो आपने यूज किया वो कैसे अचीव कर पा रहे थे तो ये पहले मैं कल्पवास पे आता हूँ, फिर कहता हूँ लोग करते क्या थे वहाँ, जी। है ना। कल्पवास एक बिल्कुल खास व्यवस्था है जिसमें पूर्णिमा से पूर्णिमा तक लोग 30 से 31 दिन का पूरे परिवार के साथ आके वहीं रहते हैं। पंडे उनको टेंट दे देते हैं, उनका बेसिक सा बिल्कुल बेसिक टेंट होता है और उसमें बाहर टॉयलेट की व्यवस्था होती है, अपना खाना भोजन उसी में पकाते हैं। उसके बिल्कुल 21 कड़े नियम होते हैं कि अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आप सेलिब्रेट रहेंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप जमीन पे सोएंगे, आप दिन में 1 बार खाएंगे, आप 3 बार स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आप एक तरह का खाना खाएंगे, आप जप करेंगे, आप संतों की सेवा करेंगे, आप रोज प्रवचन सुनेंगे। वैसा जीवन हम 31 दिन जिएंगे, बिल्कुल एक गृहस्थ वाले लोग जिएंगे, पति पत्नी रह के साथ में इस तरह का जीवन जिएंगे। बल्कि मैं कल्पवासी रमाकांत जी से मिलने गया तो तब उनका कल्पवास हो चुका था और कल्पवास के भी एक तरह से ग्रुप्स होते थे कि 10 लोगों का यहाँ टेंट लगा, एक साथ इन्होंने एक साथ 10 का यहाँ लग गया, 20 का वहाँ लग गया। तो वहाँ पे खीर बन रही थी, तो पता लगा खीर एक पार्टी है, मतलब खीर मतलब उन्होंने खीर भी नहीं खाते थे, वो खीर भी एक अच्छे भोजन में माना जाता था। उनको बिल्कुल एक सस्टेनेंस का खाना खाना होता था कि बिल्कुल सादा, जिससे ये शरीर पल जाए। तो उस तरह का एक तरह का व्रत कह लें वो 31 दिन वो लोग करते, वो कल्पवासी थे। और ऐसे कितने कल्पवासी आए थे? 10 लाख। मतलब 10 लाख लोग इस कड़े व्रत को 31 दिन, बल्कि जब वो पूर्णिमा के बाद 12 के बाद जब वो उठे चले गए लोग, तो मेले में एक थोड़ी सी शून्यता आई, मतलब थोड़ा सा एक सुना हुआ मेला। तो एक तो कल्पवासी थे, ऊर्जा चली गई, वो ऊर्जा चली गई है। तो एक तो ये कल्पवासी थे, पहली बात। दूसरे जो लोग आते थे नॉर्मली, जो बहुत बड़ी संख्या थी, वो तो रुकते भी नहीं थे, नहाया निकला, वो आते थे वहीं के रुक जाते थे, कभी जनाश्रय में रुक जाते थे और वो नहाते थे, आते थे, 1-2 घंटा बैठते थे, नहाते थे, चले जाते थे, किसी सत्संग के पंडाल में बैठ जाते थे। पूरे मेले में प्रकाश भाई करीब 10,000 कैंप लगे थे। मतलब जूना अखाड़ा एक कैंप, ऐसे गिन रहा हूँ। अच्छा, जूना अखाड़ा एक ऐसे कैंप, 10,000 ऐसे 10,000 कैंप थे। मतलब एक टेंट को कैंप नहीं कह रहा हूँ, एक टेंट तो लाखों टेंट लगे थे, है ना। 10,000 कैंप थे। परमार्थ निकेतन एक कैंप है, जूना अखाड़ा एक कैंप है, दिव्य ज्योति जागरण एक कैंप है। ऐसे 10,000 कैंप थे, जिसमें से करीब 50-60% धार्मिक कैंप थे। कुछ एनजीओ कैंप भी थे, जैसे नेत्र कुंभ लगा था, वो चश्मे लगा रहे थे लोगों को, देखा मैंने। उन्होंने करीब 3.5 लोगों को चश्मे बांट दिए। 50,000 लोगों की सर्जरी का, लंगर वाले कैंप थे जो खाने लंगर खिलाते थे। अलग थे। तो ये जो मुझे लगा यार इतने सारे लोग हैं, इनको सुनेगा कौन? सब में लंगर, सब में प्रवचन का पंडाल लगा है। तो मैं रोज निकलता था, पहले तो पैदल निकलता था, फिर किसी मित्र के साथ बाइक पे निकलता था। हर पंडाल में किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 3000, किसी में 6000, किसी में 500-800 लोग बैठे रहते थे और वो 2-2 घंटे सुनते थे। बल्कि वहाँ जाके आपको पेशेंस सीखने जैसा है। बल्कि एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं अपनी ये वाली किताब देने गया, मैंने कुंभ पे किताब लिखी थी, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ मेला। अच्छा, ये नई किताब है? ये नई किताब है, कुंभ मेला। एक बार अगर आप दिखा भी दें कैमरे ये खासकर ये उन बच्चों के लिए है, ये इस तरह से है, देखिए ये कॉमिक फॉर्म में है। अच्छा, तो ये खासकर शहरी बच्चों के लिए, जो अपनी कॉमिक्स पढ़ने की जिनको हैबिट है, वो अपनी एनिमे कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो कॉमिक के उसमें मास्टर क्लास योगी जी से ले ले। तो ये किताब में धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बागेश्वर धाम बाबा जी को मंच पे देने गया, मेरे को स्वामी जी ने कहा मंच पे दो। वहीं पे परमार्थ में हजारों लोग बैठे थे उनके सामने। तो मैं देने गया, उन्होंने दिया, उनको चर्चा हुई, उन्होंने नमस्ते किया, प्रोग्राम हुआ। मुझे लगा भाई हम लोग तो कथा वथा सुनते नहीं है इतना है, हम लोग थोड़ी देर, मैं किताब दूंगा, चित्र खींचेगा, मैं नीचे आके बैठूंगा। मैं नीचे आके बैठ गया, मैं 3 घंटे नहीं उठ पाया वहाँ से। अच्छा, इतनी सुंदर कथा थी, इतनी सुंदर कथा थी। और वो भी कथा जो अनकन्वेंशनल। हनुमान पे कथा कम लोग कहते हैं, या तो राम कथा होती है या भागवत होती है। हनुमान पे कथा इतनी सुंदर, उसमें वो गाने गा रहे हैं, इसमें वो जोक भी बोल रहे हैं बीच में, फिर वो अपनी कहानी मार रहे हैं। मतलब वीडियो पैन होता था तो कितने लोग रो रहे होते थे, कुछ कुछ ऐसी वो मार्मिक घटनाएं सुना देते हैं। तो देखिए जो कहानी, जो इंडिया इज अ स्टोरी टेलर कंट्री ना, तो वो जिस तरह से कहानियाँ सुनाते थे हमारे कथावाचक, ऐसा ही मैं किसी भी कैंप में, जूना अखाड़े में जाए तो जूना अखाड़े में अपना ही आनंद था। जूना अखाड़े में
एक तरह से संत अपना अपना एक छोटा छोटा डिस्प्ले कॉटेज बना के रहते थे। अच्छा वो मतलब डिस्प्ले में रहते थे। कैसे डिस्प्ले में? एक संत ऐसे बैठे हैं, अच्छा, देख ले वो जो ऐसे बैठे, उनके नखून, वो उन्होंने हाथ को नीचे नहीं करा, तो आपको लगा ये तो स्टाइल में बैठे हैं। फिर आपको लगा नहीं, स्टाइल में नहीं बैठे, 20 साल से उनका हाथ ऐसे है, मतलब उन्होंने हाथ से अपना संबंध ही हटा लिया है, उनको दर्द ही नहीं हो रहा है, एक ऐसे बैठे हैं। आप 10 मिनट से ज़्यादा करके दिखा दीजिए मुझे ऐसा, और उनके हाथ के नखून बह रहे हैं। एक संत झूले में बैठे हैं, आपको लगा तो झूले में झूल रहे हैं, फिर आपको लगा झूले से नीचे नहीं उतरे, वो शौच भी कुछ व्यवस्था से वैसे ही जाते हैं, तो उनकी ये थाई के मसल्स वीक हो चुके हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, मैंने पूछा फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? कह रहा है इनका तरीका ये कि शरीर से मोह खत्म करना। हमारा तो मोह शरीर से है ना, अच्छे से गद्दे पे सोऊंगा, सब सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, अच्छे कॉटन के कपड़े पहनूंगा, हर चीज़ अच्छी होगी, अच्छी क्रीम लगाऊंगा। वो क्या बहुत लगा रहा है व्यक्ति। आप कह रहे हैं वो जो विदेशी लोग आए वो दे आर नेकेड साधुज, राइट? मैं कह रहा हूँ नेकेड साधु तो ठीक है, एक लेवल पे वो है। आप देखिए इतनी ठंड में वो रह कैसे रहा है भाई? उसको ठंड क्यों नहीं लग रही? उसको जुकाम क्यों हो रहा? हम तो निमोनिया में मर जाएंगे वहाँ पे। आप, मैंने कहा तुम नंगे घूम के दिखा दो वहाँ पे, तुम घूमो शॉर्ट्स। क्या मिलता है उन लोगों को? देखो क्या मिलता है, वो शरीर से अपना त्याग कर रहे हैं। देखिए राइट, अच्छा, एक प्रोसेस है उनका, ध्यान आपको देखना पड़ेगा कि आप वेस्टर्न या अर्बन सेंसिबिलिटीज को जब भारत की कोर सेंसिबिलिटीज से मैच करेंगे तो आपको आनंद आएगा। भारत का जो बेस है, भारत का जो आत्मा है, ये शब्द ढूंढ रहा था, भारत की जो आत्मा है वो क्या कहती है? भारत कहती है कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ कमाओ, बिल्कुल ठीक है, काम जो अपनी इंद्रियों के जो भोगो वो भी ठीक है, लेकिन इसको धर्म के साथ करो, ओवर मत करो किसी चीज़ के अति मत करो। लेकिन इन सबका लक्ष्य क्या है? आपको मोक्ष प्राप्त करना। तो इसमें साधु स्टेज तक पहुंच चुका है, वो तो आपके शरीर से अपनी आसक्ति झूठ रहा है, मुझे ठंड भी नहीं लग रही, वो उसने अपने आप को इतना साध लिया है, बिल्कुल सही शब्द, अपना साध लिया है, और वो आपको दिखता भी कुंभ में ही है। फिर आपने कभी कितनी बार नागा साधु देखे? कभी आपको काशी में दिख जाए? थोड़े कहाँ जाते हैं? मेरे उनके आश्रम होते हैं, आश्रम होते हैं, कुछ खंडराओं में भी रहते हैं, आश्रम होते हैं, हरिद्वार में उनके आश्रम है, उनकी काशी में उनके आश्रम है, बड़े आश्रम है नागा साधुओं के, उनके पहाड़ों में भी आश्रम है, उनके उत्तराखंड में आश्रम। सबका ये सवाल होता है कि भाई वो जाते, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, वो पब्लिक डिस्प्ले का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तभी जब वो दिखते हैं तो लोग, पता है, मतलब उनकी केवल उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं कि वो इतने तप से जो चीज़ आया है। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं 31 दिन में आया तो लोगों ने मेरे पैर छुए। अच्छा, तो मुझे और मैंने कहा हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमने क्या कर लेना है? क्योंकि आप उस पवित्र, बेसिकली उन्होंने मेरे पैर नहीं छुए, उन्होंने उस पवित्रता के पैर छुए जिसको मैं एक्सपीरियंस करके आया। तो ये जो भारत की फीलिंग है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अखाड़ा मार्ग से ये सन्यासी शाही स्नान के लिए जाते थे। अब तो उसका नाम अमृत स्नान योगी जी ने कर दिया, जो पुराना नाम था वो वापस ले आए। वो जाते थे, जैसे ही वो साधु चले जाते थे, जो माताएं होती थी वहाँ की रज उठा लेती थी और पोटली सी बना के अपना देखा था मैंने। तो मैंने पूछा क्या है, माताओं से पूछा, नहीं वो तकिया के नीचे रखेंगे, बच्चे को साहस आएगा, करेजियस होगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र, तो जो भगवा साधु है वो शस्त्र वाला है, मतलब वो विधि विधान वाला है, वो वेदों वाला है, वो उपनिषद वाला है। जो नागा साधु है वो शास्त्र वाला है। मुगलों के खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमारे नागा साधु ने लड़ी। जो हनुमानगढ़ी का मंदिर आज अयोध्या में बचा है वो नागा साधुओं के, चिमटा साधु बोलते थे। अच्छा। चिमटा लेके उससे मंजीरा भी बजा लो और भोग भी दो उसको। तो जब आपको वो परंपरा पता लगी, उस परंपरा से आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि वो पानी एक सिविलाइजेशन है, तो नागा साधु एक सिविलाइजेशन है। आदि शंकराचार्य ने जब देखा कि भाई थोड़ा सा एक बिखराव आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो शिव के उपासक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम विष्णु के उपासक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शक्ति के उपासक हैं, और कोई विधा आ रही, तो उन्होंने कहा इनको इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक अखाड़े हो गए शैवाइट्स अखाड़े, शिव के अखाड़े है ना, वो 7 हो गए। ये हो गए वैष्णवाइट्स अखाड़े, विष्णु को मानने वाले अखाड़े। ये हो गए 3 अखाड़े और फिर सिख अखाड़े भी, उदासीन अखाड़ा है। मतलब मुझे पहली बार देखा ये लोग, वो पन्नू वहाँ पे पागल बैठ के कह रहा है कि मैं तो बम लगा दूंगा यहाँ पे, और वहाँ पे सिख अखाड़े, उनको पता है कि ज्ञान ही नहीं है किसी को। वहाँ पे देखो बड़ा सा गुरु गोविंद सिंह का फोटो लगा है, बड़ा सा नानक का फोटो लगा है, बड़े बड़े द्वार है सिख अखाड़ों के। जब आदि शंकराचार्य ने देखा कि भारत का हर साधु एक तरह से साइंटिस्ट है, वो कुछ नया इनोवेशन कर रहा है, वो कभी योग की कुछ नई विधा निकाल रहा है, वो आयुर्वेद की नई विधा निकाल रहा है, वो वेदों में कुछ नई टिप्पणी कर रहा है, मतलब वेदों को नए तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि आज के समसामयिक जीवन में क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। वो बात लोगों तक कैसे पहुंचे? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारे लोग जो भी अपना विचार लेके हैं, ये सारे कुंभ में आए और एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस करें। हम लोग करते हैं कॉन्फ्रेंस, हम लोग फिनटेक की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एडटेक की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बॉलीवुड की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये धार्मिक विचारों की, परिवार में अच्छी तरह से जीने की, अच्छे जीवन जीने की कॉन्फ्रेंस है। तो ये भारत का एम है, ये भारत का कोर है। इसको सुनने आ रहे हैं लोग वहाँ पे, इसको ध्यान करना है, वो रात में ध्यान भी कर रहा है। जिसको सत्संग सुनने तो सत्संग भी सुन रहा है, जिसको कलाग्राम में भजन सुनने वो भजन भी सुन रहा है। सारे यही। बल्कि मैं उसमें गया, क्या नाम है, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के एक कार्यक्रम में गया, मैं भी वक्ता था वहाँ। मैं कई पंडालों में वक्ता भी था, जो लोगों को पता लग गया ये व्यक्ति अवेलेबल है, चलो बुला लेते हैं, इस्तेमाल ही कर लो इनको, क्योंकि सबको वक्ता चाहिए, सबके पास स्टेज है। तो उनका बड़ा सुंदर था, उनके पास रॉक बैंड था,
बिल्कुल वही लंबे लंबे बाल और स्टाइलिश कपड़े और रॉक बैंड। गाना क्या चल रहा है? आरंभ है प्रचंड, रंग दे बसंती चोला, भजन चल रहे हैं। मतलब उसमें हजारों, कम से कम 6-8 हज़ार लोग खड़े हुए 3-3 घंटे। मतलब बिना फुहड़ता के, बिना अश्लीलता के भी आप लोगों को Entertain कर उद्वेलित कर सकते हैं, लोगों को जोश ला सकते हैं। ये वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ पर युवा खड़े थे बहुत सारे, प्रयाग के और बाहर के आए हुए। उसमें मेरा भी संबोधन में बड़ा आनंद आया। तो ये जब देखने को मिलता है तो ये भारत की कोर संस्कृति वापस आ रहा है। और उसमें फिर व्यवस्था, इधर चक्कर प्लेट है, इधर सीवर मैनेजमेंट सिस्टम है, और छोटी सी आग भी लग रही है तो दमन की गाड़ियाँ 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में आके उसको बुझा दे रही। तो ये जो व्यवस्था थी, और किसी और देश में होता ना, मतलब कोल्ड प्ले का होता, उसमें 1 लाख लोग आते हैं तो उसका हल्ला होता है। अरे तो 6-6 लाख करोड़ लोग आके चले गए। और मुझे एक बात और लगती है, ये जो 10 लाख कल्पवासी, या फिर उनको छोड़ो, जो 66 करोड़ लोग भी हैं, जब ये वापस आए तो दिव्यता लेके आए अपने अंदर ना, कुछ तो ऊर्जा लेके आए। पॉजिटिविटी लेके आए। ये कहाँ पहुंचे? ये अपने मोहल्लों में पहुंचे, अपने परिवारों में पहुंचे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, अपने इकोसिस्टम में पहुंचे। सोसाइटी, तो अपने समाज में पहुंचे तो कितनी पॉजिटिविटी। ये नेशनल, मतलब एक मेगा रिचार्ज है मेरे ख्याल से पूरे भारत का। महाकुंभ एक महा रिचार्ज है भारत का। मुझे इस तरह से दिखा कुंभ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने भी देखी, और देखिए व्यवस्था तो नो डाउट जो कर सकते थे वो किया जा रहा था। खासकर जब वो घटना, 2 घटना बड़ी हुई, एक तो आग वाली और एक जिसमें लोग भगदड़ में बहुत सारे मरे, तो लोगों ने बहुत आरोप लगा कि इसको छुपाया जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी। आप थे क्या वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं दोनों समय में था। पहले बड़ी आग लगी। आग कहाँ पे लगी बताता हूँ। आग लगी गोरखपुर गीता प्रेस के स्टॉल पे। गोरखपुर गीता प्रेस सबको पता है, आपके घर में, आपके हर दर्शक के घर में गोरखपुर गीता प्रेस की कोई ना कोई किताब होगी। जो आप आरती करते हैं वो भी गोरखपुर गीता प्रेस की किताब में होती है। तो उसमें आग लगी। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा मेला टेम्परेरी है, वो टेंट में बना है, वो फूस में बना है, उसमें आग लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ना। तभी वहाँ पे क्या है, हर सेक्टर में, मतलब हर 1.5 किलोमीटर में एक फायर स्टेशन है, और हर बड़े आश्रम के बाहर, आश्रम के इंस्टॉलेशन के बाद एक फायर की बाइक खड़ी है। बाइकें भी होती हैं फायर की, जिसमें फायर के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आपने तो देखा। देखिए, बिल्कुल देखा। जब वो आग लगी, बड़ी आग लगी, वो उसके ऊपर रेलवे स्टेशन भी था, उसके ऊपर, उसी के ऊपर तो लपटे वहाँ तक जा रही थी। 3 मिनट में करीब 20-30 गाड़ियाँ आ गई। अगले 20 मिनट में पूरी आग बुझा ली गई। अगले 48 घंटे में वो टेंट फिर से लग गया। उसके 24 घंटे बाद किताबें की बिक्री शुरू हो गई। अच्छा। और छोटी छोटी आग कई लगी वहाँ पे बाद में, वो पता भी, मतलब खबर भी नहीं बन पाई। भगदड़ वाली क्या मतलब उसकी? अब आते हैं भगदड़ वाली बात है। तो आग तो ऐसे व्यवस्था हुई। भगदड़ हुई 29 तारीख मौनी अमावस्या के करीब 1 बजे के आसपास, मतलब रात्रि के, ज़्यादा वेट, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि 3.5 से 4 करोड़ लोग आएंगे। पहुंच गए करीब 6.5 से 7 करोड़ लोग। तब तक मेला पीक में हो चुका था। मेले की व्यवस्था की कहानियां, इतनी सुंदर व्यवस्था है, इधर कलाग्राम है, इधर सब लोग जाने लगे। तो सब लोग जाएंगे, मतलब जो ट्रेनें वेनें सब थी, पैदल लोग, इधर लोग, उधर लोग, लोकल लोग, सब आ गए। 7-7:30 फिर भी व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। देखिए मेले की एक चीज़ है, जब इतनी बड़ी व्यवस्था है तो लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। मतलब उसमें ह्यूमन डिसिप्लिन के बिना वो मेला नहीं चल सकता। मतलब अगर लोग उतारा कि मैं तो फॉलो करूंगा नहीं सरकार, तो मेला नहीं चल सकता। ह्यूमन डिसिप्लिन था भी, तभी चला भी इतना। पूरा ह्यूमन डिसिप्लिन ऐसा था कि आपको भारत की जनता को नमन करना पड़ेगा। उसमें कोई हो हल्ला, कोई चिल्ला चपटड़, कोई मस्कीगिरी, कोई हेराफेरी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस इंसिडेंट में जब वो हुआ क्या, तो लोग आने जमे हो गए। अब लोगों ने, अब से लोगों की गलती कहो या आस्था कहो, लोग 1 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास उनका संगम नोज में जमा हो गया। संगम नोज क्या है? इधर से आती है यमुना, जो थोड़ी सी ब्लू सी होती है, नीले नीली होती है। इधर से आती है गंगा, वो मटमैली होती है थोड़ी, ऐसे आके मिलती है और आगे वो आगे निकल जाती है। जहाँ पे वो मिलती है वहाँ पे संगम नोज सेक्टर 1, सेक्टर 2 में संगम नोज बनता है, जहाँ पे वो मिलती है। तो लोगों की मान्यता है कि भाई वहीं नहाएंगे, वहीं सबसे संगम का बड़ा स्ट्रेच है। तो वहाँ पे एक जमावड़ा हो गया। ठीक है, वो जमावड़ा का भी एक अनुमान था, और लोग वहाँ पे आके सो गए, लेट गए, लग में चल के आए थे कि हम 3:45 पर नहाएंगे। अच्छा, मतलब हम 29 तारीख का जो योग है वही बहुत सुंदर योग है। उसका मुहूर्त जबकि 7:30 बजे से शुरू हो गया था, 28 की 7:30 बजे से ही योग शुरू हो गया था। और सरकार उसको माइक से बता भी रही है, योग शुरू हो चुका है, योग शुरू हो चुका है। पंडित लोग भी बोल रहे हैं, मिसकम्युनिकेट कहीं ना कहीं हो गया, संत भी बोल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन अगर सबको पता है, उसके बाद भी लोगों की मान्यता है, तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग वहाँ के सो गए, जो सरकार ने मना भी करा। आपने देखा होगा वीडियो, कमिश्नर खुद बोल रहे हैं जो सोवत है वो खोवत है, आप पहले आके पुण्य ले लीजिए, आप नहाने जाइए। अब लोग सो गए, पूरे में लोग सो गए, 3:45 का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अब जो होता है उसके बारे में कोई गैर जिम्मेदार टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे उसमें एक्ट ऑफ सैबोटाज की बू आती है। एक 15-20 लड़कों का ग्रुप आता है, थोड़ा चिल्लाता हुआ आता है, नारे लगाना आता है, थोड़ा हाथ पकड़ के आता है। ऐसी भीड़ में हम हाथ पकड़ के चल ही नहीं सकते कभी, क्योंकि आप अपना भी नुकसान करेंगे, 2 लोगों से ज़्यादा आप हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप कितनी लंबी चेन मारेंगे। वो एक तरह के खास झंडे लेके आता है, चिल्लाता हुआ आता है, बैरिकेड तोड़ देता है, एक थोड़ा सा स्ट्रेच बैरिकेड का तोड़ देता है। और जब वो बैरिकेड तोड़ता है तो इन लोगों को या तो उनको भी अंदाज नहीं कि लोग सोए हुए हैं, उनको देखिए, आपको आंख से नहीं दिख रहा ना तो नीचे लोग कौन है, राइट। उनको लगा लोग तो है नहीं यहाँ पे। अब या तो वो सैबोटाज के मूड से आए,
कुछ हानि करने के रूप से आए या वो अनायास ही आए, उनका थोड़ा सा ज़्यादा जोश था, ज़्यादा युवक, वो इन पे चलते हुए चले गए। जब तक पुलिस को ये लगा कि ऐसा हो पाएगा, पुलिस ने कंट्रोल ले लिया, 15-20 मिनट में पुलिस ने पूरा कंट्रोल ले लिया, जो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, तो पुलिस ने उसको बहुत छोटा कर दिया। लेकिन देखिए, हानि तो हानि है। करीब 60-70 लोग घायल हुए, उनको बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से उसको पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। 2 बड़ी-बड़ी रस्सियाँ कम से कम 1 किलोमीटर तक लगा दी गई, उसमें पूरी सीआरपीएफ खड़ी हो गई, उसमें फिर ब्लैक कट कमांडो आगे भागते हुए गए, 40 एम्बुलेंसें आई और उनको सबको ले गई। लेकिन अंततः उसमें करीब 30 लोगों का निधन हुआ। लेकिन वहाँ 20-25 मिनट बाद वो जगह पूरी सेफ जोन डिक्लेयर करी गई और वहाँ फिर से स्नान चालू हुआ। संतों ने जो उस दिन त्याग का परिचय दिया वो अद्भुत है। अखाड़ों की लड़ाई हुआ करती थी दशकों पहले कि कौन पहले नहाएगा, इसलिए मौनी अमावस्या में और शाही स्नान में भी, और फिर उसमें परिपाटी बनी भाई ये अखाड़ा पहले नहाएगा, ये बड़ा अखाड़ा है, छोटा अखाड़ा, ऐसे मतलब जिसमें लड़ाइयाँ हुआ करती थी उसमें अखाड़ों ने उस दिन फोरगो कर दिया, कहा कि हम आज सुबह स्नान नहीं करेंगे, फिर हम शाम को स्नान करेंगे, जिससे सुबह जो इतनी भीड़ है उसमें जो हमारा अखाड़ा मार्ग है वो भी इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो संतों का, भारतीय संतों का त्याग है, ये भी मानने लोग हैं। तो इस तरह से ये घटना हुई थी जो अनफॉर्चुनेट थी जी। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने महसूस की कि 2 तरह के लोग ने सुख पाया उस पूरे चीज़ में। हमारे जैसे लोग तो नो डाउट देखने ही, एक्सपीरियंस करने गए। जी जी। एक तो नो डाउट संतों का, संत ने जो सुख मिलना था उनको ही क्या मिला उनको, और एक वो आम आदमी जो कि गांव से उठ के आया था, वो बड़े एकदम निश्चिंत से, उनके मन में कोई भाव नहीं, वो प्यारा, जैसे कि आपने बताया, वो चले जा रहे हैं, संगम जाना है, उनको स्नान करना है, उनको अपना टीका लगाना है, उनको केन में पानी भरना है, घर से कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं उनके पास, ना कंप्लेंट लेटर है, ना किसी, वो खुश थे, उनकी खुशी थे, वो खुशी लेके आए, वो खुशी लेके गए। बिल्कुल, और उनको कोई गम नहीं, मतलब चेहरे पे ना। और प्रकाश भाई, मानो तो मेला उन्हीं का था, मेला उन्हीं का था, और 95% थे भी वो। और योगी आदित्यनाथ कहते भी थे भाई चलने वालों का मेला, प्रायोरिटी आपकी चलने वाले हैं, बाकी तो मतलब एडिटिव है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अयोध्या राम मंदिर का केस फॉलो करा हो, तो जो हिंदू समाज उस केस को जीता है, हिंदू पक्ष उस केस को जीता है, वो इन श्रद्धालुओं की वजह से जीता है। केस में क्या था, वो तो बाद में टाइटल सूट बन गया था, वो कोई धार्मिक केस तो था नहीं। टाइटल सूट में ये लैंड किस, कौन ओनर है, कौन कर रहा है, ओनर में क्या दिखाना पड़ता है आपको, लॉन्गेस्ट पोजीशन दिखाना पड़ता है कि ज्यादा समय तक वो किसके पास पोजीशन था। राइट। हिंदू साइड कैसे दिखा पाई, क्योंकि रामनवमी में डीएम ऑर्डर इशू करते, कौन से डीएम है, अंग्रेजों के समय के डीएम है, कभी 1885 के, कल रामनवमी आने वाली है, लाखों लोग आने वाले हैं, बंदोबस्त करो। ईद के समय ऐसा कोई फरमान नहीं है, क्योंकि ईद में लोग ही नहीं आते थे, वो प्रैक्टिसिंग मस्जिद थी। ये प्रूव हो गया वो प्रैक्टिसिंग मस्जिद नहीं थी, वो प्रैक्टिसिंग मंदिर था, जब उसके ताले लगे थे तब भी। तो ये जो श्रद्धालु हैं, इन्होंने राम मंदिर का केस जीता है। अगर ये श्रद्धालु ना आते राम मंदिर के दिन वहां, तो फिर कौन, या रामनवमी नहीं आता, हम प्रूव ही नहीं कर पाते हमारा लॉन्गेस्ट पोजीशन क्या है। हमारा लॉन्गेस्ट पोजीशन श्रद्धालु ने पूरा। तो जो भारतीय समाज को, जो सनातन समाज, जो हिंदू समाज की कोर है, वो ये श्रद्धालु। तभी मतलब मैंने पहले 2 दिन गाड़ी चलाई होगी, है ना, मेरे पास भी चाहता तो मैं दुनिया के कोई भी प्रोटोकॉल पहचान से ले लेता, फिर तो हम या तो पैदल घूमे या बाइकों पर, वो भी बाइकों को जब अलाउड था, या जिस स्ट्रेच में अलाउड था। पेंटून से जाने के अलाउड है, कोई नियम का नियम का उल्लंघन करने में आप घूमो, बिल्कुल तरीके हैं, कौन सा समय आप जा सकते हो। देखिए 3-4 दिन में आपको पूरा समझ में आता है। जो 1-2 दिन के लिए आते हैं वो हड़बड़ी में रहते हैं, ये भी कर लूँ, लेटे हनुमान छूट ना जाए कहीं, वो ना छूट जाओ। देखिए टिक मार्क लेके आएंगे तो नहीं आएंगे। टिक मार्क मुझसे कोई कहता था, मेरी व्यवस्था में कोई आता था कि हमें ये भी करना, देखिए मैंने कहा स्नान कर लिया, अच्छी बात, उसके बाद कर सब लालच है। 2 महीने बाद आइए, प्रयाग को, सब कुछ भाई स्नान करने आए थे ना, स्नान कर लिया, बाकी अगर देख पाते हैं बहुत अच्छी बात है। अपने सेक्टर की चीजें देख लीजिए, अपने सेक्टर बगल की, जो आपको बाइक से या चल के जा सके। तो फिर लोगों ने देखी, लोगों ने बात समझी भी, और ओवर टाइम लोगों और डिसिप्लिन भी होते गए, लोगों ने बहुत सामाजिक काम भी किया। जैसे मैंने आपको नेत्र कुंभ खाना, कई ब्रांड्स ने बहुत अच्छा करा, अदानी अंबानी, उन्होंने बहुत सारी खाने डिस्ट्रीब्यूट करे। नेत्र कुंभ में बड़े बड़े जितने आए हॉस्पिटल इंडिया के 250, उन्होंने चश्मे बांटे, डॉक्टर अपने वहाँ पर डिप्लॉय करे। वॉलनी जो ब्रांड है, उन्होंने सेंटर खोले थे पैर दबाने के लिए, लोगों की पैर मसाज करने के लिए। प्रिया गोल्ड, पतंजलि, वो कुछ खाने बांट रहे, पतंजलि ने बोटें ठीक करवा दी। तो ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट था ना, कि ब्लिंकिट, स्विगी भी आ गए, ओला ने अपना जो उनका जो वेब सर्वर है वो दिया, जिससे AI सहायक ऐप चली। तो ये भी सुंदर लगा कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी उसमें समाहित हो गया। बट थोड़ी सी मुझे खटकी कि जो न्यू ब्रांड्स हैं ये उतनी इन्वॉल्व नहीं बने। ट्रेडिशनल ब्रांड्स तो आ गई सारी, न्यू ब्रांड बहुत कम थी। वो उन्होंने CSR अपना बहुत सुंदर कर सकती थी, मेरे ख्याल से वो उन्होंने रियलाइज भी नहीं करा कि ये इतना बड़ा कुछ हो सकता है। उनको लगा हाँ कुछ धार्मिक होता होगा। तो ये जो मॉडर्न वर्ड है ये अभी भी कटा हुआ है रियल भारत से, लेकिन अब शुरू हो गया। अब फेथ टेक एक वर्ड है, हम लोग आपको याद है तिरुपति में मिले थे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धार्मिक चीजें क्या हो सकती, उसके टर्म आ गया पूरे फेथ टेक, जैसे एडटेक है, जैसे फिनटेक है, ऐसे फेथ टेक भी शुरू हो गया। तो ये अच्छी बात है कि युवा भी बड़े सुंदर तरह से आस्था में जुड़ रहा है। बिल्कुल सही, आपने ये जो बात बोली ना ब्रांड वाली, ये मैंने महसूस भी की। और ये न्यू ब्रांड सही थी बिल्कुल, जब मैं वहाँ गया था और मैंने भी बहुत सारे ब्रांड से बात की थी कॉलैब करने के लिए वहाँ पे,
कुछ प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे कर रहे थे और सबकी ये दिक्कत थी, तो वो समझ नहीं पा उनको रहे लगा नहीं, उनको लगा ये मेरा टीजी नहीं है, हाँ ये तीज तो ही गरीब नहीं आदमी है, मेरा ये तो मेरा टीजी नहीं, ये तो ना जोमेटो बट लेता है, 60-65 करोड़ को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो कोई भी। और उसमें उसमें आपका 20 लाख आदमी भी था, तो उसकी न्यूज़ तो जारी थी, हम्म। उसका कवरेज तो था। नरेंद्र मोदी अगर घूम रहे हैं तो कवरेज तो जारी तो है। उनको ये सोचना चाहिए कि जब मोदी जी योगी जी अपना पोस्टर देने से पीछे नहीं हट रहे हैं तो आप अपना वोटिंग क्यों नहीं लगा रहे हो। तो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट के ये मास्टर नई ब्रांड्स का मेरे ख्याल से एक थिंकिंग ब्लॉक था, ब्लॉक था, ये बिल्कुल ब्लॉक था उनको कि ये हमारे लिए नहीं कर हमारा पाए, टीजी नहीं है। बिल्कुल नहीं कर और पाए। अब सब बैठ के अपने ड्राइंग बोर्ड पे गाली भी दे रहे सोच हैं रहे दूसरे को कि भाई हमने ये वी मिस द बस, न्यू ब्रांड्स मिस द बस। बिल्कुल। अच्छा लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तब फेथ टेक की बात जब आपने बोली थी जी। कि भाई जैसे वो Faith Tech। टेम्पल कनेक्ट की बात की कि टेम्पल कनेक्ट में टेम्पल ग्राउंड में हम लोग मिले थे। प्रोग्राम में मिले थे, तो वहाँ पे बात हुई थी कि भाई काफी मैंने वहाँ पे स्टॉल देखे जहाँ पे लोग ना अब इसमें पैसे डाल रहे हैं, इसमें पैसे डाल रहे हैं। इन्वेस्टर और आ रहे न्यू हैं। मनी आ रहा है, मतलब बिल्कुल जो मॉडर्न मनी है। पहले तो नहीं धार्मिक चीज में पैसा नहीं डालेंगे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब होता है ये एक मतलब सुचारू चीज है ना, ऐसा नहीं कि वन टाइम है। नहीं मुझे एक अच्छी चीज़ उसमें लगी कि मंदिर में टेक्नोलॉजी का होना, बिल्कुल एक तो ये पार्ट है। दूसरा टेम्पल कनेक्ट का ही कनेक्ट की बात करते हैं कि उसमें उन्होंने बोला कि मंदिर का टेम्पल का जो एक मैनेजमेंट है मैनेजमेंट वो कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं अब सोचता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे चलाया, कैसे चलाया होगा, इतने कैसे बड़े सिस्टम को टेम्पल चलाया। आज सिस्टम्स नहीं थे आज वाले। हाँ, बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं। और जो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम में क्या लगता है टेक्नोलॉजी अब इसमें इंटर करेगी, बहुत सारे इन्वेस्टर मंदिरों में आएंगे नहीं मंदिरों में क्योंकि या अभी भी उनको अपना टीजी नहीं दिखेगा इसमें। नहीं, उनको बिल्कुल दिखेगा, उनको बिल्कुल दिखेगा। देखिए जब भारत के करोड़ों लोग प्रयाग जा रहे हैं, आपको पता होगा 2024 में अयोध्या मंदिर जाने वाली संख्या ताजमहल जाने वाली संख्या से बड़ी थी, जबकि ताजमहल का जो प्रचार है वो अलग लेवल का है। वो आपकी सारी वो लोनली प्लैनेट की बुक्स में होता है, वो आपके क्योंकि वो 7 वंडर्स में है तो आपके हर टूरिस्ट ब्रोशर में होता है। उससे ज़्यादा लोग अयोध्या में आ जा रहे हैं, करीब 13.5 करोड़ लोग आए, 8.5 9.5 करोड़ लोग काशी में आ जाते हैं। तो जब व्यवस्था सुंदर होती है तो धर्म की अपनी इकोनॉमी है। भारत में 200 ऐसे टाउन हैं जो धर्म की इकोनॉमी पे जो रिलीजियस टूरिज्म पे चल रहे हैं। उसमें तिरुपति हो सकता है, उसमें बालाजी हो सकता है, उसमें शिरडी हो सकता है, उसमें शहरों के मंदिर हो सकते हैं। उनकी अपनी किसी की 50 करोड़ की इकोनॉमी, किसी की 1000 करोड़ की इकोनॉमी, सबको समझ में आता है। और जब वहाँ तो किसी तरह का कॉमर्स भी होता है, वो आदमी होटल में रहता है, वो धर्मशाला में रहता है, वो पंडित जी से पूजा करवाता है, वो कलावा खरीदता है, वो कड़ा खरीदता है, वो मूर्ति खरीदता है, वो कैलेंडर खरीदता है, वो पंचांग खरीदता है, वो टैक्सी लेता है, वो खाना खाता है, भोजन लेता है। वो पूजा अगर घर पे बैठ के कराना तो उसके लिए एक ऐप है कोई, उसको अपना 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 पंचांग लाना उसके लिए कोई ऐप है, उसको जाके पूजा करवानी है तो उसकी बुकिंग करने के लिए ऐप है। तो बहुत सुंदर। कोई विदेश में बैठा है उसको वहाँ से अपना गोत्र पढ़ के अपने नाम से पूजा करवानी है, कोई खास पूजा करवानी है, उसके लिए ऐप है। एक किसी ने एटीएम बना रखा था, वो अगर एटीएम इंस्टॉल कर लो तो तिरुपति में तिरुपति का ब्रांडेड मतलब उसके भगवान के साथ स्टैंप लग के निकलेगा, किसी और मंदिर में उसका निकलेगा। तो बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था है, लोगों ने बड़ा इनोवेटिव होकर वहाँ भी सोच लिया। नहीं मैं ये सोच रहा हूँ शांतनु जी की जब हमारे पूर्वजों ने ये सोचा होगा, जैसे आपने बोला कि शंकराचार्य ने सोचा कि सबको मिलाया जाए, तो उसके पीछे कितना बड़ा ब्रेन होगा उनका कि ये इकोनॉमी भी पूरे इंडिया की आप आपस में पंप करते हो, फ्लो करती रहेगी। ऐसा नहीं कि एक जगह की इकोनॉमी पूरे में भारत में फ्लो करती रही। तो धर्म की टेम्पल की अपनी इकोनॉमी है। मैं तो बार बार कहता था कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की तो कृपा साथ में मिल रही है, लक्ष्मी माता की कृपा भी सबको बिल्कुल बराबर मिलती है। जो अयोध्या में भी हो रहा है, अयोध्या तो बिल्कुल एक गॉड फॉर सेकंड छोटा टाउन था। काशी तो फिर भी डेवलप टाउन था, मतलब मोदी जी ने उसको यहाँ से वहाँ ले गए, लेकिन वो गॉड फॉर सेकंड टाउन नहीं था। वहाँ BHU थी, वहाँ और व्यवस्थाएं थी, काशी विश्वनाथ भी था, उसकी मान्यता थी। अयोध्या में तो कुछ होता नहीं था। वहाँ तो टेंट में भगवान जी बैठे हुए थे, कोई हनुमानगढ़ी में लोग आते थे, ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन स्टेशन ढंग से नहीं था, एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई जाता नहीं था। 2-2.5 लोग उड़ाते, 2-2.5 लाख से 13.5 करोड़, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर, मतलब उसका कितने गुना है वो। अच्छा इस बार लोगों ने वो ट्रायंगल बना लिया कि मतलब प्रयागराज गए, अयोध्या और वाराणसी, मतलब वाराणसी वाले भी परेशान थे। चंपत राय जी को ट्वीट करना पड़ा कि अयोध्या की उत्तर प्रदेश वाले अभी अयोध्या ना आए, अभी बाहर वालों को आने दें। तो कितनी सुंदर बात है कि अपने धार्मिक स्थलों में, अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में, अपने इतिहास में, अपने पूर्वजों के पास लोग अपने रूट्स ढूंढते आ रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। और उसमें इकोनॉमी भी राइट। अच्छा एक चीज़ और भी जो मीडिया में काफ़ी सवाल किया गया है कि नो डाउट जब इतने लोग 66 करोड़ लोग अगर जमा हो रहे अकॉर्डिंग टू डाटा जो बता रहे, तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा खतरा था। नो डाउट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी मैंने देखा तो वहाँ प्लांट लगे हुए थे, अडानी के भी प्लांट थे और भी काफ़ी कुछ लगाया था उन्होंने। पानी जो गंदा हो रहा था उसके लिए बड़ा एक रिपोर्ट आया कि भाई पानी बहुत गंदा हो गया, तो उसके पॉल्यूशन के लिए मतलब देखिए मेरे हिसाब से तो वो रिपोर्ट कृत्रिम थी, झूठी थी, फर्जी थी, या बट गंदी तो हुई होगी। नॉन साइड मैं बताता हूँ क्या था। देखिए वहाँ पे सफाई की व्यवस्था क्या थी, वहाँ पे 1.5 लाख टॉयलेट लगे थे,
ठीक है ना। सबसे गंदगी होती क्या है, फिजिकल चीज से गंदगी कम होती है। वो तो पन्नी डाली आपने, उड़ गई, आपने पैकेट डाला, उड़ गया, है ना। उसके लिए 15,000 सफाई कर्मी थे हर सेक्टर में, 600 सफाई कर्मियों का, ठीक है। 700 सफाई कर्मियों का गैंग जी, था। जी। वो उठाते थे, फेंक देते थे। कई बार 2-3 घंटे आपको कूड़ा दिखेगा, क्योंकि जब लोग नहा रहे हैं तो उस समय सफाई करना मुश्किल है। घाटों के पास जो स्किमिंग करने के लिए एक तरह से छन्नी लग लेते, इस तरह के जो छन्नियाँ थी, वो मशीन की छन्नियाँ नदी में लगी थी। फिर नदी के अंदर ओजोनाइज करने के लिए पीछे ओजोनाइजर्स लगे थे, जिससे नदी की क्वालिटी अच्छी रहे। गंगा का अपना एक स्वरूप है बैक्टीरियल की, उसमें बैक्टीरियल काउंट ऐसा रहता है, वो गंगा सेल्फ क्लीन होती रहती है। आप ऐसे देखिए, मैं अपने से उदाहरण शुरू करता हूँ। मैं कितने दिन वहाँ रहा, मैं रोज एक बार तो नहाए, 2-3 दिन बाहर भी नहाया। मैं बिल्कुल काफ़ी बुरा बीमार होकर लौटना चाहिए था मुझे, है ना। ठीक है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ आया, बल्कि और ऊर्जा से आया। अगर वहाँ पे कोई भी बड़ी ऐसी बीमारी फैलती तो दिख जाती, फैलती। 66 करोड़ लोग भारत में लौटे, कहीं कहीं पे पूरे भारत में कोरोना 2 फैल जाता भाई। अगर वहाँ पे बीमारी हुई होती, नदी गंदी हुई होती, वहाँ पे गंदगी होती। मेले का सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट था ना, 66 करोड़ लोग आगे चले गए, बदबू नहीं आ रही थी वहाँ पे। कोई गंदगी कभी दिख गई, पन्नी इधर दिख गई, मैंने तो वीडियो डाले वहाँ के सफाई के लंबे लंबे स्ट्रेच हैं जो मैं छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मैंने लंबे स्ट्रेच डाले भाई। चलो मैंने एरिया दिखा दिया, पूरे स्ट्रेच में एक पन्नी का टुकड़ा नहीं दिख रहा क्लीनिंग के बाद। और मेरा सबसे प्रूफ ऑफ द पुडिंग है कि इतने सारे लोग बीमार हो चुके होते ना, पूरा भारत बीमार हो चुका होता भाई। 66 करोड़ लोग तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति हो गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से वो है कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, उसको कैसे आप दाग लगाएंगे। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अरे ये था, ये धक्का लग गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उसको दिखाने इतनी सुंदर व्यवस्था थी। बल्कि ये तो एग्जाम्पल बन गया कि इतनी व्यवस्था करनी कैसे है। इस वक्त मैं टेम्पलेट एंड एसओपी फॉर द होल वर्ल्ड कि नदी को साफ रखना कैसे है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना कैसे है, इतने सारे लोगों का क्राउड मैनेजमेंट करना कैसे है, इतने लोग जब ट्रेन से आएंगे तो कैसे होल्डिंग एरिया क्रिएट करने ट्रेन के बाद। वहाँ ट्रेन आधे घंटे से पहले आपके ट्रेनर तो अंदर नहीं जा सकते थे, होल्डिंग एरिया में बैठना पड़ता था। एयरपोर्ट पर भी आपको होल्डिंग एरिया में बैठना पड़ता था, जिससे अंदर क्राउडिंग इन ना हो। तो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, यूसेज ऑफ कैमराज, AI, यूसेज ऑफ ऑल द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। और नासिक कुंभ में सुना है उससे भी कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, देखते हैं कैसा होता है। देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगी कि जो कुंभ की पूरी व्यवस्था थी, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा योगदान लगा। मैं उनसे मिला भी था, जो प्रयागराज आए थे, राजीव नारायण मिश्रा जी। मैं उनसे मिला और उनसे काफ़ी बातचीत हुई इस पर। तो उन्होंने बहुत सहजता से बताया कि भाई देखो मैं तो पिछले 3-4 बार से कुंभ एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मुझे तो यहाँ रहना ही है। लेकिन काफ़ी पुलिस बल, पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस बल ने जिस संयम से जिस काम किया, अदरवाइज क्या होता है, पुलिस अपना पैसेंस लूज कर जाती है। हाँ देखिए, क्योंकि देखिए पुलिस 8-9 घंटे से खड़ी है वहाँ पे, 10 घंटे से खड़ी है वहाँ पे। और नहीं हुआ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनके भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा उनको देखिए कंट्रोल रूम से मैसेज आया, ये बैरिकेड बंद कर दिए। अब आदमी इनसे झगड़ रहा है कि बैरिकेड क्यों बंद। अभी तो मैं आया था, अब उसको भी नहीं पता है क्यों बंद करा है, क्योंकि कंट्रोल रूम को पता है कि किस तरह की क्राउड उस दिशा में आ रही है। तो पुलिस ने जो अपनी सहिष्णुता, जो हेल्पिंग नेचर दिखाया, अभी योगी आदित्यनाथ ने 10,000 का उनको बोनस दिया, 1 हफ्ते की छुट्टी दी, सफाई कर्मियों को बोनस दिया, बहुत बुतानिक सल्यूट टू द सफाई कर्मीज एंड द पुलिस व्यवस्था, द मेडिकल व्यवस्था। उस ठंड में बैठे रहना रात दिन, पेशेंस। मुझे याद है एक बार हम ही कहीं से लौट के आ रहे थे, तो बिल्कुल हमारे आश्रम के पास वाला एक बैरिकेड लगा दिया, जो कभी भी नहीं लगता था। ये कैसे लग गया, जाने दो यार, हम तो वहीं रहते हैं, आश्रम का कार्ड भी दिखाया। तो कह रहा सर पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज बहस मत करो। मतलब उसने जोर से नहीं बोला, उसने अपनी एक तरह से बेचारती दिखाई। तो हमने कहा भैया ठीक है। फिर हमें लंबे रास्ते से आना पड़ा, कुछ नहीं था, मतलब वो 800 मीटर का रास्ता, हम 3 किलोमीटर घूम के आ गए। ठीक है, गाड़ी थी, बाइक थी, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जो अपनी सहिष्णुता दिखाई, वो काबिल तारीफ थी। और मेरे ख्याल से ये जो रिपल है पूरी यूपी पुलिस में फैलेगी। ये अपने अपने जिलों में वापस जाएंगे तो उनका जनरल पेशेंस लेवल भी बढ़ना चाहिए। मैं बहुत, जैसे हम लोग रात में वहाँ पे घूमते थे, जैसा आप घूम रहे हो वैसे हम लोग भी, हमें भी आदत थी रात में प्रयागराज में घूमने की। तो काफ़ी पुलिस वाले मिल जाते थे। अब किसी की ड्यूटी ऑफ हो रही है, अब वो बेचारे बोल रहे हैं सर हम तो बलिया के हैं, हमें खुद नहीं पता है कहाँ जाना, आपको अगर पता हो तो हमें बता, हमें छोड़ दीजिए वहाँ तक। क्योंकि बेचारे, और बिना कुछ सवाल किए, बिना कोई है ना सवाल, कुछ क्वेश्चन किए आपके ऊपर। सैल्यूट टू द होल पुलिस टीम ऑफ यूपी। और सफाई कर्मचारी तो नो डाउट, बिल्कुल उन्होंने भी काफ़ी काम किया, पूरी व्यवस्था बड़ी। हाँ, एक ट्रैफिक वाला मसला रहा, क्योंकि सिटी छोटी थी, छोटी सिटी में एंटर करना और वो एग्जिट करना बड़ा टफ काम। लेकिन उसके बाद भी 66 करोड़ लोग आगे चले गए किसी न किसी व्यवस्था से। एंड में आते आते बाइक्स का रोल बहुत बढ़ गया। कि लोग क्या करते थे, पार्किंग में उतर जाते थे और वहाँ पे 10 बाइक खड़ी होती थी। पहले लोग बाइक बुक करते थे, बाइक बुक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वो ऑटो की तरह मिलती थी, वो आपको 200-500 रुपये में आपकी जगह पर छोड़ते थे और चले जाते। तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन। ये भारत की मेरे ख्याल से फैब्रिक है
कि अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन आ तुरंत धंधा एक बन जाएगा। जाता है, और कम से कम business। 2-3 हज़ार उसमें कॉलेज के लड़के आ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के। मैंने सुना भी इंटरव्यू किसी ने बोला कि अपना कॉस्ट पैसा निकाल लिया मैंने उन्होंने इसी करीब सेमेस्टर का 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए लड़कों ने एक सेमेस्टर का अच्छी cost बात है, जो निकाल अच्छी दिया। बात है। अच्छी बात। कोई उन्होंने किसी का बंदूक रख के पैसे नहीं कमाए, उन्होंने लोगों को व्यवस्था भी दी। हाँ। इस बहाने जो लोग, भाई लोगों को 400-500 हज़ार रुपये में दिक्कत नहीं थी, इस बहाने वो घूम लिए, मेला अच्छा घूम पाए, अपने Facility मिल गई टेंटों तक पहुंच पाए, हर जगह पे पहुंच पाए, उनको 2-3 किलोमीटर अपना सामान लेके नहीं चलना पड़ा। तो ये भी बहुत सुंदर व्यवस्था थी। तो लोगों ने, भारत के लोगों ने सोल्यूशन ढूंढ लिया उसका। ठीक है, लास्ट एक कंक्लूजन करते हैं और एक सवाल बस मेरा कि अगर आप, वैसे मैं मिला बहुत नागा साधुओं से वहाँ पे, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी नागा को, लेकिन उनको लेके बड़ी एक्साइटमेंट मेरे अंदर देखा, बिल्कुल हम नागा साधुओं से मिले, जो मैंने कहा, तो नागा साधु जो डिस्प्ले में बैठे रहते थे उनसे भी मिले, और नागा साधु के साथ बैठे, मुझे ये नहीं लगता था वो बात क्या करते होंगे। क्या बात करते हैं? राजनीतिक बातें करी। अच्छा। उन्होंने राजनीतिक बातें करी, सामाजिक बातें करी। मेरा बालक भी मेरे साथ था, बच्चा कैसा, मतलब आपको परिवार कैसे देख रेख होना चाहिए, इतना सुंदर लगा मुझे। क्योंकि देखो उनके शरीर पे वस्त्र नहीं था तो आपको थोड़ा सा ऑड लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो ऐसे पोज में बैठते हैं तो आपको कंफर्ट हो जाता है। वो आपको कंफर्ट होता है, कुछ कपड़ा लगा होता है ना। और वो वहाँ पे एक होता है कि वहाँ पे वो चाय या कुछ काढ़ा भी पिलाते हैं अपने आप ही, जैसे आप चाह रहे हो, वो काढ़ा कोई ना कोई उनके लगा के आप कुछ श्रद्धा में कुछ एक थोड़ी दक्षिणा में रख देंगे, और आप 15-20 मिनट बात करो। और उसमें ना, मतलब आपके क्वेश्चन में सीखने का भाव होना चाहिए, क्यूरियोसिटी का भाव नहीं होना चाहिए। क्यूरियोसिटी मतलब एक अर्बन क्यूरियोसिटी, फन वाली क्यूरियोसिटी। और बिल्कुल बात करो, 15-20 मिनट बाद बैठो, उठ जाओ, बड़ी सहजता से वो बात करेंगे, पूछाएं बताएंगे कहाँ पे, उनसे पूछो, और जहाँ वो कह दें हाँ ठीक है, तो उनमें आगे मत करे दो, अब खत्म है बात। मतलब आप कहेंगे आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बाद आप दिखते क्यों नहीं, उनको नहीं बताने का मजा नहीं पता है, क्या पता वो आपको पात्र ही नहीं समझ रहे उस बात को बताने का। राइट, आपकी भी तो गंभीरता होनी चाहिए, है ना। तो बहुत आनंद आता था उनके साथ बात करके, और बहुत सीखने जैसा था। भाई उन्होंने अपना घर बार छोड़ के, संन्यास छोड़ के, बस छोड़ के वहाँ बैठे हैं, कोई गिमिक में किसी डिस्प्ले में तो बैठे नहीं है, उनको कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अवार्ड तो मिल नहीं रहा उसका, वो अपनी आत्म शांति के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए बैठे हैं, तो उनसे सीखने जैसा है वहाँ पर। तो वो आनंद वाली चीज़ थी बहुत। ठीक है, लास्ट कंक्लूड करते हैं। आपने बोला कि शुरुआत हमारी बात हुई थी इससे कि जो लॉस्ट एंड फाउंड वाली बात है कि ये खोना और पाना इसी मेले से आता है। एज ए भारत, एज ए इंडिया और एज ए सोसाइटी, जो इकोसिस्टम है, हमने इस मेले से क्या खोया और क्या पाया? देखिए, हमने केवल पाया ही पाया है, जो हम संस्कृति में प्राइड अपनी खो चुके थे वो हमने पा ली है। आज कुंभ में जाना प्राइड हो गया था, कुंभ की सेल्फी डालना अपना प्राइड हो गया था। चाहे उसमें भावेश अग्रवाल हों ओला के, चाहे मोहनदास पाई हों एक्स इन्फोसिस के, चाहे कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे आम आदमी हो, उसके लिए वो जाना एक तरह से अपरिहार्य बन गया था। तो हमने जो संस्कृति में अपनी खोई प्राइड है वो महाकुंभ 2025 से फिर से पा ली है। थैंक यू सो मच शांतनु जी, और बड़ी अच्छी चर्चा रही महाकुंभ पे। उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक नेक्स्ट सेशन जरूर करें जिसमें कि आपकी किताबों हैं और जो आपके आने वाले कुछ प्रोग्राम हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सनातन पे कुछ बातें होंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।